नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले विद्यार्थी है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट काम आप करें, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कराएं इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। ये एमसीक्यू जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनल इंपॉर्टेंट और ट्रिकी एमसीक्यू इसके अंदर रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया है जरूर कर दीजिएगा। तो आज के इस सेशन का फर्स्ट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। When a nurse is observing a developmental assessment of an infant, which of the following is an example of cephalocaudal development? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडियाट्रिक नर्सिंग से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से संबंधित ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं डेवलपमेंटल असेसमेंट को एक इन्फेंट के अंदर, तो कौन सा एग्जाम्पल है सीपेलोक्वाडल डेवलपमेंट का? नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन 4 एग्जाम्पल में से आपको सीपेलोक्वाडल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल बताना है। फर्स्ट लिखा हुआ है, द इन्फेंट इज एबल टू मेक रूडिमेंट्री वोकलाइजेशन बिफोर यूजिंग लैंग्वेज। सेकंड लिखा हुआ है, द इन्फेंट कैन कंट्रोल आर्म मूवमेंट बिफोर सी कैन कंट्रोल फिंगर मूवमेंट। थर्ड है, द इन्फेंट इज एबल टू रेज हर हेड बिफोर सिटिंग। और लास्ट है, द इन्फेंट रेस्पॉन्ड टू पेन विद हर होल बॉडी बिफोर सी कैन लोकलाइज पेन। 4 तरीके के ऑप्शन लिखे हुए हैं। सीपेलोक्वाडल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल आपको बताना, इन 4 में से कौन सा सीपेलोक्वाडल डेवलपमेंट को बताता है। अब सीपेलोक्वाडल जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और इसका मतलब क्या होता है? सीपेलो मतलब हेड होता है और क्वाडल मतलब होता है टेल। तो ये क्या कहना चाहता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैटर्न है वो हेड टू टेल होता है। इसका मतलब हेड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले होता है और टेल का या टोज का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाद में होता है। तो यहाँ पे जो 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसमें आपको ये ढूंढना है कि हेड टू टेल की बात कहाँ पे की जा रही है। हेड टू टेल की बात कहाँ पे की जा रही है, हेड वर्ड कहाँ पे है, यही आप ढूंढ लोगे तो भी ये सही हो जाएगा। अब आपको ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट। करेक्ट आंसर इज सी, बहुत अच्छे। यहां लिखा हुआ देखिएगा, इन्फेंट इज एबल टू रेज हर हेड बिफोर सिटिंग। बैठना सीखने से पहले हेड होल्डिंग या नेक होल्डिंग बच्चा करता है, ये सीपेलोक्वाडल है ना। नेक और बटक्स ये जो पैटर्न है ना, किसी बच्चे का नेक वाला एरिया जो है वो सिपेलो साइड में है, और फिर क्वाडल वर्ड जो है वो टोज और टेल के लिए है। तो जो पेल्विक एरिया जिसके ऊपर वो बैठता है वो बाद में। तो पैटर्न कैसे चलेगा? हेड टू टेल, सिपेलोक्वाडल। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये सिपेलोक्वाडल का सही एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन जो लिखा हुआ है कि वो रूडिमेंट्री वोकलाइजेशन सीख जाता है लैंग्वेज को यूज करने से पहले, ये जो एग्जाम्पल है ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। ये सिपेलोक्वाडल नहीं है, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। बी ऑप्शन जो है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बच्चा जो है उसमें आर्म के मूवमेंट जो है वो कंट्रोल करता है पहले फिंगर के मूवमेंट से, है ना। फिंगर के मूवमेंट से पहले आर्म के मूवमेंट को कंट्रोल करना, ये प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट को बताता है, जो कि एक अदर प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। प्रोक्सिमो वर्ड का मतलब होता है नियर और डिस्टल वर्ड का मतलब होता है फॉर, फार। तो नियर टू फार, प्रोक्सिमो डिस्टल, इसका एग्जांपल है ऑप्शन बी। और ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है ये एग्जांपल है जनरल और मास टू स्पेसिफिक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पूरी बॉडी में पहले पेन का सेंसेशन और फिर लोकलाइज पेन। तो ये इंडिकेट करता है कि जनरल चीजों से वो किधर किधर जा रहा है, मास की तरफ जा रहा है। तो ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी करेक्ट आंसर है। सिपेलोक्वाडल डेवलपमेंट का एग्जांपल, रेज टू हर हेड बिफोर सिटिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When the physician has ordered a straight catheterization for a female client, when performing a straight catheterization on a female client, the nurse should, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फिजिशियन ने ऑर्डर किया स्ट्रेट कैथेटराइजेशन एक फीमेल क्लाइंट के अंदर। जब आप स्ट्रेट कैथेटराइजेशन कर रहे हो फीमेल क्लाइंट में, तो आपको क्या चीज ध्यान रखना है? फीमेल क्लाइंट में स्ट्रेट कैथेटराइजेशन जब आप कर रहे हो
क्या चीज ध्यान रखना है? पहला लिखा हुआ है कि मेडिकल एसेप्सिस यूज करेंगे जब आप कैथेटराइजेशन करोगे। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कैथेटर को 4 से 6 इंच इंसर्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है आप इन्फ्लेट और डिफ्लेट कर दोगे बैलून को इंसर्ट करने से पहले। लास्ट लिखा हुआ है आप होल्ड करोगे कैथेटर को प्लेस पे जब आप ब्लड को एम्प्टी कर रहे हो। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्ट्रेट कैथेटराइजेशन कर रहे हो आप, स्ट्रेट कैथेटराइजेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके ऊपर मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि जवाब इसी की वजह से बनेगा। तो स्ट्रेट कैथेटराइजेशन आप कर रहे हो तो कौन सी चीज आप ध्यान रखोगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। स्ट्रेट कैथेटराइजेशन देखिएगा, देखिएगा जो ऑप्शन ए बोल रहे हैं मेडिकल एसेप्सिस यूज करेंगे, तो कैथेटराइजेशन जो है उसमें सर्जिकल एसेप्सिस यूज करनी होती है। कैथेटराइजेशन जो प्रोसीजर है उसमें सर्जिकल एसेप्सिस यूज करनी होती है, मेडिकल एसेप्सिस से काम नहीं चलेगा। तो ये तो खोटा हो गया है ना। जब हम कैथेटराइजेशन करते हैं किसी मरीज का तो सर्जिकल एसेप्सिस आपको वहां पे काम में लेना होता है। बी ऑप्शन जो लिखा हुआ है कि कैथेटर को हम इंसर्ट करेंगे 4 से 6 इंच, तो ये बहुत ज्यादा है। 2 से 3 इंच जो है वो इंसर्ट करते हैं कैथेटर को। कैथेटर को कभी भी 4 से 6 इंच इंसर्ट नहीं करते हैं, 2 से 3 इंच से ज्यादा इंसर्ट नहीं किया जाता है, इसलिए ये भी खोटा जवाब हो गया। ऑप्शन सी जो है इसमें लिखा हुआ है कि हम वहां पे बैलून को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करेंगे इंसर्ट करने से पहले। तो जो स्ट्रेट कैथेटराइजेशन होता है जिसको हम K90 के नाम से जानते हैं, K90, उसके अंदर बैलून होता ही नहीं है, इसलिए ये भी खोटा जवाब है ना। फॉलिस कैथेटर, इंडवेलिंग कैथेटर के अंदर बैलून होता है लेकिन स्ट्रेट कैथेटराइजेशन के अंदर बैलून होता ही नहीं है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हम कैथेटर को होल्ड करके रखेंगे उसके प्लेस के ऊपर जब तक ब्लडर एम्प्टी नहीं हो जाता, क्योंकि अगर आपने कैथेटर को इंसर्ट करके अगर उसको छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा? स्लिप आउट हो जाएगा। तो अगर आपको उसको स्लिपिंग आउट होने से प्रिवेंट करना चाहते हैं, है ना, कैथेटर बाहर ना निकले, स्लिप आउट ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस कैथेटर को ब्लड के एम्प्टी होने तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। बिफोर मूविंग ए क्लाइंट अप इन बेड द नर्स लोवर्स द हेड ऑफ द बेड। द पर्पज ऑफ लोवरिंग द हेड ऑफ द बेड इज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मरीज को, क्लाइंट को बेड में ऊपर मूव करने से पहले, है ना, ऊपर मूव करने से पहले आप हेड ऑफ बेड को लोअर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, है ना। मरीज को बेड में, क्लाइंट को बेड में ऊपर मूव करने से पहले आप क्लाइंट के हेड ऑफ बेड को क्या करते हैं? लोअर कर रहे हैं। तो क्या पर्पज है हेड ऑफ बेड को लोअर करने का? क्लाइंट के हेड ऑफ बेड को नीचे करने का क्या पर्पज है? फर्स्ट है टू अवॉइड वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी एज द क्लाइंट इज मूव्ड। Second है to prevent getting wrinkles in the client's linen. Third है to eliminate needing additional help to move the client. And last है to relieve pressure on the client's sacrum. चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लाइंट के हेड ऑफ बेड को आप लोअर कर रहे हैं, मरीज को जो है, क्लाइंट को बेड में ऊपर मूव करने से पहले। तो क्या रीजन है हेड ऑफ बेड को लोअर करने का? फटाफट से जवाब लिखिएगा। हेड ऑफ बेड को लोअर करने का क्या रीजन है? जवाब लिखिएगा। विच इज द करेक्ट वन? विच इज द करेक्ट वन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। आप मूव कर रहे हैं, है ना, मूविंग ए क्लाइंट अप इन बेड, मरीज को बेड में ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं, इसके लिए आप हेड ऑफ बेड को लोअर कर रहे हैं। क्या पर्पज है हेड ऑफ बेड को लोअर करने का? जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? ए। हम क्या करना चाहते हैं? वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी एज द क्लाइंट मूव। हम हेड ऑफ बेड को लोअर क्यों कर रहे हैं? देखिएगा, आप हेड ऑफ बेड को लोअर करके फिर मरीज को ऊपर मूव करा रहे हैं। अगर हेड ऑफ बेड ऊपर रहेगा तो ग्रेविटी मिलेगी, तो आप ढंग से मूव नहीं करा पाओगे। तो आप क्या कराना चाहते हो? ग्रेविटी को लोअर करना चाहते हो, है ना। जो ग्रेविटी काम कर रही है, हेड ऑफ बेड के ऊपर होने से जो ग्रेविटी काम कर रही है, उस ग्रेविटी को कम करने के लिए हेड ऑफ बेड को नीचे कर रहे हो और फिर मरीज को ऊपर कर रहे हो। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी इनकरेक्ट है क्योंकि हेड ऑफ बेड को लोअर करने से रिंकल प्रिवेंट नहीं होते लिनन पे, है ना। ये गलत जवाब है क्योंकि लिनन पे रिंकल प्रिवेंट नहीं होंगे। सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि हेड ऑफ बेड को लोअर करने से जो एडिशनल हेल्प जो है क्लाइंट को मूव करने की वो नहीं मिलती है।
है ना। यहाँ लिखा हुआ है एलिमिनेट नीडिंग एडिशनल हेल्प टू मूव द क्लाइंट, इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अगर आपको पेशेंट को ऊपर खिसकाना है तो जो हेल्प की जरूरत होगी वो तो आपको लेनी पड़ेगी, है ना। ये नीड को मिनिमाइज नहीं करता है, और सैक्रम के ऊपर प्रेशर को रिलीव ये नहीं करता है। तो मतलब बी सी और डी ये पर्पज नहीं है हेड ऑफ बेड को लोअर करने का, पर्पज ये की था कि जो हेड ऑफ बेड के ऊपर होने से जो ग्रेविटी मिल रही थी उसको हमने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। तो हम अवॉइड करना चाहते हैं जो ग्रेविटी काम कर रही है उसको मरीज को ऊपर मूव करने के लिए। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, देखिएगा करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, तो आपको ये एक ऐप दिखेगा 5 स्टार रेटिंग वाला। ये ऐप जो है उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में उस ऐप के डिफरेंट फीचर्स आपको देखने हैं। उस ऐप में सेटिंग वाले एरिया में जाके ऐप को रेटिंग देनी है और आप अपना सुझाव उस ऐप में जरूर लिखें। इसके अलावा ये ऐप आपके लिए मददगार बनेगा डिफरेंट टाइप के वीडियो लेक्चर्स और डिफरेंट टाइप की टेस्ट सीरीज जो कि ऑनलाइन काम नोवल के संग आपके साथ होगा, उस ऑनलाइन वर्क को के साथ जुड़ने के लिए आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना है। बहुत सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाके नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट टाइप करिए, ऐप दिखेगा आपको नोवल का, उसको इंस्टॉल कर दीजिए और जुड़ जाइए नोवल के संग। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां पे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लास बैच इवनिंग बैच स्टार्ट हो चुका है, 2:30 बजे से इस बैच का टाइमिंग है। एड्रेस बहुत सिंपल है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो जुड़ जाइए नोवल के संग, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म से। ऑफलाइन स्टडी आप करना चाहते हो, एम्स नॉरसेट, ईएसआईसी, बीएचयू, जीएमसीएच, सीआरपीएफ, डीएसएसबी, पीजीआई, निमान, सीएचओ के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलने वाला है वो सब मटेरियल जो एग्जाम में सफलता की दर तक पहुंचे। तो डॉक्टर एमडी सिंह के द्वारा संचालित ये इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप का ऑफलाइन स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल दोनों प्रोवाइड किया जा रहा है। बस आपको 2 काम करने हैं, पहला आपको प्ले स्टोर पे जाके नोवल का ऐप इंस्टॉल करना है और दूसरा आपको ऑफलाइन स्टडी के लिए पहुंच जाना है नोवल ऑफिस, जहां पे टीम नोवल आपकी पूरी मदद करेगी आपको अपने सपनों तक पहुंचाने के लिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When a client has returned from having an arteriogram, the nurse should give priority to। एक मरीज है जो आया है आर्टीरियोग्राम करा के, ये एक इन्वेस्टिगेशन है जिसको करा के मरीज आया है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, है ना। मरीज आर्टीरियोग्राम करा के आया है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है चेकिंग द रेडियल पल्स, सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है असेसिंग द साइट फॉर ब्लीडिंग, थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफरिंग फ्लूइड्स, फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। आर्टीरियोग्राम करा के मरीज आया है, सबसे प्रायोरिटी एक्शन आपका क्या रहेगा। आर्टीरियोग्राम समझना है, आर्टीरियोग्राम को कि वहां पे कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली आर्टरी के अंदर और फिर कैरिड आउट करते हैं कि वहां पे कहां प्रॉब्लम है आर्टरी के अंदर, इसको आर्टीरियोग्राम कहते हैं। मतलब कॉन्ट्रास्ट डाई आपने आर्टरी के अंदर इंजेक्ट की और फिर उसका एग्जामिनेशन किया और उससे आपने पता लगाया कि कहां पे प्रॉब्लम है आर्टरी के अंदर, इसको आर्टीरियोग्राम के नाम से जानते हैं। तो जब आपने आर्टीरियोग्राम करते हैं तो उसके बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन आपका क्या रहेगा, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और एक बात आपको गांठ बांध लेनी है कि ज्यादातर ऐसी सिचुएशन में प्रायोरिटी आधार पे हमेशा असेसमेंट को प्रायोरिटी दें, इंटरवेंशन पहले ना ले। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। आर्टरी को जब आप पंचर करते हैं तो साइड से ब्लीडिंग होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्शन यही है कि आप उस साइड को असेस करें ब्लीडिंग के लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्शन, प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट एक्शन यही है कि आर्टीरियोग्राम की जो साइड थी जहां से आपने डाई इंजेक्ट की, जहां से आपने कैथेटर इंसर्ट किया, उस साइड को ब्लीडिंग के लिए आपको असेस करना है। ऑप्शन ए रेडियल पल्स, ऑप्शन सी फ्लूइड ऑफरिंग और ऑप्शन डी पेन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों ही खोटे जवाब है। ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है क्योंकि ये प्रायोरिटी एक्शन नहीं है। सबसे पहले तो आपको ब्लीडिंग के लिए असेसमेंट करना होता है। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा।
The physician has ordered methadone for a client withdrawing from opiates. एक फिजिशियन ने एक क्लाइंट को मेथाडोन नाम का एक दवाई दिया है। ये दवाई उस मरीज को इसलिए दिया क्योंकि उसमें ओपियोइड विड्रॉल के सिम्टम आ रहे हैं। कौन सी फाइंडिंग एसोसिएटेड रहेगी? एक्यूट मेथाडोन टॉक्सिसिटी। मेथाडोन की टॉक्सिसिटी जो है उसका कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? मरीज किसका है? ओपियोइड विड्रॉल का। दवाई क्या दी जा रही है? मेथाडोन। और आपको पूछा जा रहा है कि अगर मेथाडोन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो उसका साइन क्या देखने को मिलेगा? फीवर, ओलिगूरिया, नेजल कंजेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मेथाडोन। मेथाडोन जो दवाई है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेथाडोन जो मेडिकेशन है वो किससे संबंधित है। तो मेथाडोन दवाई जो होती है वो ओपियोइड एगोनिस्ट दवाई है। मेथाडोन दवाई क्या है? ओपियोइड एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि जो काम ओपियम करता है, जो काम ओपियोइड्स मेडिकेशन करती है, ओपिएट्स करती है, वही काम मेथाडोन करेगी क्योंकि ये एगोनिस्ट है, उसी रिसेप्टर पे काम करके उसी के जैसा काम करती है। तो मरीज ओपियोइड से विड्रॉल के सिम्टम शो कर रहा है, मतलब ओपियम की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो उन सिम्टम को ट्रीट करने के लिए उसके एगोनिस्ट, उसके जैसी दवाई दे रहे हो, मेथाडोन दवाई दे रहे हो। तो जो ओपियम करता है वही ये दवाई करती है। और ओपियम क्या करता है? ओपियम जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है। तो यहाँ पे भी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सांस है तो आस है, सांस है तो आस है। सांस चेक करेंगे और इसका भी प्रॉब्लम रहेगा कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा, मरीज में सांस को डिप्रेस कर देगा, सांस को रोक सकता है, एपनिया कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। ए, बी और सी तीनों ही मेथाडोन से संबंधित नहीं है, तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client scheduled for surgery has a pre-operative order for atropine on call. मरीज को प्री ऑपरेटिव ऑर्डर दिया गया है एट्रोपिन दवाई। ऑन कॉल उसको क्या ऑर्डर मिला है? एट्रोपिन दवाई का। द नर्स शुड टेल द क्लाइंट दैट द मेडिकेशन विल, है ना, वो मरीज को क्या बताएगी? दवाई क्या करेगी? क्या 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 शेड्यूल हुआ है? सर्जरी। और प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन क्या दी हुई है? एट्रोपिन। तो अब एट्रोपिन दवाई जब मरीज को दी है तो मेडिकेशन जो है वो क्या करती है? फर्स्ट है मेक हिम ड्राउजी, सेकंड है मेक हिज माउथ ड्राई, थर्ड है हेल्प हिम टू रिलैक्स, और फोर्थ है प्रिवेंट इन्फेक्शन। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एट्रोपिन दवाई क्या करेगी? एट्रोपिन दवाई क्या करेगी? है ना, ड्राउजी करेगी, माउथ को ड्राई करेगी, मरीज को रिलैक्स होने में मदद करेगी, या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगी। एट्रोपिन दवाई क्या करेगी? एट्रोपिन दवाई, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। एट्रोपिन दवाई अगर किसी मरीज को दी है, प्री ऑपरेटिव ऑर्डर के अंदर एट्रोपिन दवाई दी है, तो एट्रोपिन दवाई क्या करेगी? ड्राउजी, माउथ ड्राई, रिलैक्स और इन्फेक्शन को प्रिवेंट। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया। एट्रोपिन दवाई जो है वो सिक्रेशन को ड्राई करती है, सिक्रेशन को लेस करती है ताकि उसमें एस्पिरेशन ना हो। एट्रोपिन दवाई, एट्रोपिन दवाई जो है वो एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, एड्रीनर्जिक ड्रग है। एड्रीनर्जिक ड्रग जो होती है वो जीआई सिस्टम को स्लो करती है, बाकी सारे सिस्टम को फास्ट करती है, और जीआई सिस्टम स्लो होगा तो सिक्रेशंस कम हो जाएंगे। तो एट्रोपिन मेडिकेशन जो है वो बॉडी के सारे सिक्रेशंस को इनिबिट करती है और उसकी वजह से माउथ क्या होगा? ड्राई होगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माउथ जब ड्राई रहेगा तो उसमें एस्पिरेशन की रिस्क जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो एट्रोपिन दवाई का काम ही यही है कि वो एस्पिरेशन की रिस्क को कम करता है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। When a nurse is assessing a primary gravida 12 hours after a cesarean section, cesarean section के बाद में 12 घंटे तक प्राइमरी ग्रेविडा को नर्स असेस कर रही है। द नर्स नोट्स दैट द क्लाइंट्स फंडस इज एट द अम्बिलिकस एंड इज फर्म। मरीज का जो फंडस है वो अम्बिलिकस पर है और वो फर्म है। 12 घंटे हो चुके हैं, प्राइमरी ग्रेविडा है, सिजेरियन सेक्शन के बाद के 12 घंटे हो चुके हैं, और नर्स ने नोट किया कि मरीज का जो फंडस है वो अम्बिलिकस पर है और वो थोड़ा फर्म है। तो आप क्या करेंगे? वहां पे प्रिपेयर करेंगे कैथेटराइजेशन के लिए, ऑप्टेन करेंगे ऑक्सीटोसिन के ऑर्डर, चार्ट करेंगे फाइंडिंग को, या मरीज को बोलेंगे कि तुम्हें बेड में ही रहना है? क्या इंपॉर्टेंट एक्शन आपका रहेगा? प्राइमरी ग्रेविडा लेडी है, 12 घंटे हो चुके हैं सिजेरियन सेक्शन को, और आपने नोट किया कि उसका फंडस अम्बिलिकस पे है और फंडस थोड़ा फर्म है।
तो एज ए नर्स आप क्या करेंगे, उसको कैथेटराइजेशन के लिए मरीज को प्रिपेयर करेंगे, ऑक्सीटोकिक्स के ऑर्डर जो है वो ऑब्टेन करेंगे, फाइंडिंग को चार्ट कर देंगे, या मरीज को बेड में रहने के लिए बोलेंगे? कौन सा पहला प्रायोरिटी एक्शन आपका रहेगा? जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा। सिजेरियन सेक्शन को 12 घंटे हो चुके हैं, 12 घंटे हो चुके हैं, और उसके बाद में आप असेस कर रहे हो, उसके बाद में आप असेस कर रहे हो, और उसका फंडस जो है वो कैसा है, अम्बिलिकस पर है और फर्म है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। ये जो फाइंडिंग है, फंडस अम्बिलिकस पर है और फर्म है, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। और जो फाइंडिंग नॉर्मल होती है, बस इतनी सी बात थी कि अगर फाइंडिंग क्या है, ये फाइंडिंग है नॉर्मल, और जब फाइंडिंग क्या होती है नॉर्मल, तो आप उस फाइंडिंग को क्या कर दो, चार्ट कर दो। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो फाइंडिंग आपने निकाली है वो फाइंडिंग नॉर्मल है, नॉर्मल फाइंडिंग को क्या कर दो, चार्ट कर दो। ए ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि असेसमेंट में जो फाइंडिंग है उसमें कहीं भी ब्लैडर डिस्टेंशन को इंडिकेट नहीं करता है, इसलिए कैथेटराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। जब ब्लैडर डिस्टेंडेड ही नहीं है, ब्लैडर खाली है, तो कैथेटराइजेशन की कहां जरूरत है। ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो ऑक्सीटोसिक ऑर्डर देते हैं यूट्राइन एटोनिक यूट्रस के लिए, यूट्रस एटोनिक है ही नहीं, बोगी है ही नहीं, ये तो फर्म है, फर्म यूट्रस नॉर्मल होता है। तो अगर ये फर्म है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, क्योंकि मरीज को बेड में रहने का हम नहीं बोलेंगे, इसका कोई संबंध नहीं है। मरीज को एम्बुलेट करने की जरूरत है, मरीज को क्या कर दो, एम्बुलेट करो, क्योंकि पेशेंट एकदम सही है, कोई इश्यू नहीं है। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नॉर्मल फाइंडिंग है, चार्ट कर दो, और कुछ करने की आपको वहां पे जरूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Which of the following observation in a 4-year-old suggests the possibility of child abuse? 4 साल का बच्चा है और उसके अंदर आपने कुछ चीज ऑब्जर्व की, आपने जब असेसमेंट किया 4 साल के बच्चे का तो कुछ चीज ऑब्जर्व की। कौन सी ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग आपको इंडिकेट करती है कि उस बच्चे में चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, मतलब बच्चा जो है वो बाल शोषण का शिकार हो रहा है, बच्चे को मारा पीटा जा रहा है, बच्चा घर में प्रताड़ित किया जा रहा है। 4 साल का बच्चा है, उसकी बॉडी पे कौन सी फाइंडिंग आपको चाइल्ड अब्यूज की निशानी के रूप में निकल के सामने आएगी? फर्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ रेनबो ब्रूइजेस, उसकी बॉडी के ऊपर रेनबो जैसे ब्रूइजिंग प्रेजेंट है। सेकंड है सकिंग द थंब व्हेन गोइंग टू स्लीप, जब वो सोने जा रहा है तो थंब सकिंग करता है। थर्ड है क्राइंग ड्यूरिंग पेनफुल प्रोसीजर, पेनफुल प्रोसीजर के दौरान बच्चा रो रहा है। थर्ड है ईगर, फोर्थ है ईगरनेस टू टॉक टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से बात करने में ईगरनेस शो कर रहा है। फटाफट से जवाब लिखिएगा, विच इज द करेक्ट वन, विच इज द करेक्ट वन। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, रेनबो जैसे ब्रूजेस, थम सकिंग सोते समय, पेनफुल प्रोसीजर के समय क्राई कर रहा है, या अजनबियों से बात करने में मतलब ईगरनेस दिखा रहा है, हरी दिखा रहा है, आराम से बात कर रहा है। विच इज द करेक्ट वन? तो देखिएगा ऑप्शन डी तो वैसे भी नहीं हो सकता। अगर कोई चाइल्ड एब्यूज से चाइल्ड एब्यूज का शिकार है तो स्ट्रेंजर से रिलुक्टेंट रहेगा, बात नहीं करेगा, ईगरनेस शो नहीं करेगा, है ना, वो रिलुक्टेंट जैसा बिहेवियर शो करता है। तो ये तो खोटा जवाब है। ऑप्शन सी जो है इसमें लिखा हुआ है क्राइंग ड्यूरिंग पेनफुल प्रोसीजर, तो जो चाइल्ड एब्यूज का जो बच्चा शिकार हो रहा है, चाइल्ड एब्यूज का, उसमें पेनफुल प्रोसीजर जो है के दौरान उसमें वो क्राई नहीं करता है, मतलब उसके इमोशन जो है वो बहुत लेस होते हैं, उसके एक्सप्रेशन जो है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना दर्द सहा है कि इन दर्दों का उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। मतलब एक नॉर्मल बच्चा है जिसको फूल की तरह रखा है घर वालों ने, और कभी उसको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, वो बच्चे ज्यादा चूं चां करते हैं जब पेनफुल प्रोसीजर किए जा रहे हैं, है ना। तो ये बच्चा जो है पेनफुल प्रोसीजर से क्राई नहीं करेगा, इसलिए इमोशनल शो ही नहीं करता है, क्योंकि ये कहता है कि मतलब हमने इतने दर्द सहे हैं कि ये दर्द हमारे सामने कुछ भी नहीं है ना। तो मतलब दैट मीन इज दैट कि वो इमोशनली रूप से इतना दर्द सह चुका है जिंदगी में कि अब इन दर्दों का उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे खोटा है। ऑप्शन बी जो है कि जब बच्चा सोने जा रहा है तो उस समय बच्चा थम सकिंग कर रहा है, जब बच्चा सोने जा रहा है तो उस समय बच्चा क्या कर रहा है, थम सकिंग कर रहा है। तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि 4 साल के बच्चे में स्लीप के समय थम सकिंग होती है, ये नॉर्मल है, क्योंकि उसका अनकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरी तरीके से इन्फेंट ए से निकलने में टाइम लेता है ना। तो ये भी नॉर्मल फाइंडिंग है, चाइल्ड एब्यूज को इंडिकेट नहीं करता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तीनों ही खोटे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। रेनबो ब्रूइजे जगह जो अगर बच्चे की बॉडी के ऊपर है
और वो हील हो रखे तो ये फिजिकल एब्यूज को इंडिकेट करता है और ये सजेस्ट करता है कि वहां पे पॉसिबिलिटी है बच्चे में चाइल्ड एब्यूज की। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए, है ना, रेनबो ब्रूइजेस का प्रेजेंस होना चाइल्ड एब्यूज को इंडिकेट करता है। बहुत ही बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, आपको एक ऐप दिखेगा 5 स्टार रेटिंग का ये ऐप नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है, इंस्टॉल कर दीजिए। और ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म नोबल आपको प्रोवाइड करा रहा है, टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर आपको इस ऐप पे मिलेंगे। तो ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और जुड़ जाइए नोबल के संग ऑनलाइन स्टडी, जहां पे आपको इन फ्यूचर नॉट सेट के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट, ईएसआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट, जीएमसीएच और पीजीआई के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड टेस्ट सीरीज और वीडियो लेक्चर्स वहां पे आपको मिलेंगे। तो बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार है नोबल का, आप लोग जुड़ जाइए और सफलता के शिखर तक पहुंचने को तैयार हो जाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। इवनिंग बैच 2:30 बजे से स्टार्ट है, आप लोग नोबल से जुड़ सकते हैं। एड्रेस बहुत क्लियर है, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो बस पहुंच जाइए, नोबल टीम आपको बेहतरीन स्टडी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है, जहां से आप एक बेहतरीन भविष्य की उड़ान भर सकते हैं। तो आ जाइए, देरी ना करें, नोबल के संग ऑफलाइन बैच से जुड़ जाइए, भगत की कोठी, लहरिया स्वीट होम के सामने, न्यू पाली रोड, जोधपुर। तो दो इंपॉर्टेंट सूचना, ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी की, ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूले। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म है जो आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों तो जोड़िए, चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। देखिएगा, हम अकेले हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, आप लोगों का साथ होगा, हम एक टीम बनेंगे और एक टीम के थ्रू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे, अप्रोच करेंगे, तो मैक्सिमम लोग इस स्टडी कंटेंट का फायदा उठा सके। तो एक अच्छा इंसान बनिए, किसी की मदद करना सीखिए और मददगार बनिए, करके देखिएगा, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।